नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शो में हम बात करते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर एक देश पर होता है, हर एक व्यक्ति पर होता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या है वर्ल्ड की लीडिंग हैपनिंग न्यूज, क्या है बड़ी स्टोरी, क्या है बिग ब्रेकिंग न्यूज। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे इजिप्ट पीस डील की, जहां गाजा के बेहतर भविष्य के लिए 20 देशों ने पीस डील पर हस्ताक्षर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पीस डील की अगुवाई की है। इस दौरान पीस डील के समिट के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, किस नेता ने क्या कहा, शहबाज शरीफ की कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, ट्रंप ने इंटरनेशनल मंच से पीएम मोदी की तारीफ कैसे की और शहबाज कैसे इसे पचा नहीं पाए, शहबाज शरीफ को कैसे करंट लग गया, यह भी आपको बताएंगे। मिस्र में गाजा डील के नाम पर शहबाज ने क्यों ट्रंप की तारीफ की, क्यों ट्रंप के पैरों में गिरे नजर आए शहबाज शरीफ, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पीस डील में ट्रंप के अंदाज की, जिसमें उन्होंने इटली की पीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े। आखिर ट्रंप क्या बोल गए जिसे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोग लिख रहे हैं दिल है कि मानता नहीं। इसके साथ ही बात करेंगे गाजा को लेकर आई डराने वाली रिपोर्ट की। आखिर गाजा को बसाना क्यों नामुमकिन बताया जा रहा है। पीस डील तो कर ली गई है, साइन भी कर दिया गया है, लेकिन गाजा को कैसे बसाया जाएगा यह अब टेढ़ी खीर है, यह किसी का समझ नहीं आ रहा है। इस पर भी हम डिटेल से आपको खबरें देंगे। इसके बाद बात करेंगे मेडागास्कर की, जहां नेपाल की तर्ज पर तख्ता पलट हो गया है। वही हालात जो बांग्लादेश में दिखे थे, वही हालात जो नेपाल में दिखे थे, कुछ वैसा ही नजारा अब मेडागास्कर में दिख रहा है। गुस्सा वही, उबाल वही और युवाओं का प्रदर्शन भी वही। प्रदर्शनकारियों के आगे आखिरकार राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा है। आखिर क्यों मेडागास्कर में युवाओं की आवाज बुलंद हुई, कौन सी मांगे थी जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसके बारे में बताएंगे। क्यों ये देश गरीब रह गया, क्यों यहां के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। मेडागास्कर के बारे में हर एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे उस दहशत की जो इस वक्त पूरी दुनिया में है। हर किसी के दिल में एक ही सवाल है, क्या कोविड वापस आ रहा है, क्या कोरोना वापस आ रहा है। क्योंकि दुनिया ने 2020 में जो लॉकडाउन देखा, कोविड की जो लहर देखी, उसे सोचने मात्र से ही हम दहशत में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे दिल में सवाल उठने लगता है कि कहीं ऐसी महामारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और आखिर ये खबर क्यों हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे। जापान में एक ऐसा वायरस जिसने अस्पतालों में भीड़ बढ़ा दी है, यहां तक कि लॉकडाउन के हालात बनते नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन की नौबत तक आती नजर आ रही है। ये वायरस कौन सा वायरस है, कितना खतरनाक है, जापान में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी क्यों है, स्कूल कॉलेजेस क्यों बंद किए गए हैं, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और आपको यह भी बताएंगे जापान वही देश है जिसने सबसे पहले कोविड को कंट्रोल किया था और कोविड यानी कि कोरोना के खिलाफ जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जापान कौन से ऐसे वायरस के सामने घुटने टेक रहा है। इसके बाद बातचीत करेंगे सोने और चांदी के भाव की। सोना और चांदी का रेट ऑल टाइम हाई है, दिवाली का मौका है, भारत में सोना चांदी का रेट बढ़ा है। दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के हर एक मुल्क में सोने चांदी के रेट में इजाफा हुआ है। आखिर चांदी के रेट में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, क्यों सोने चांदी में निवेश की बात की जा रही है, इकोनॉमी के इस थ्योरी के पीछे की दलील क्या है, इसकी गहराई में क्या है, इसकी पड़ताल में क्या है, ये भी आपको बताएंगे और इसके बारे में भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले जो खबर आपके सामने है, वो है गाजा के पीस डील को लेकर। आखिरकार 2 साल के बाद गाजा में नया सूरज निकला, गाजा के बेहतर भविष्य का खाका तैयार हो गया। मिस्र की राजधानी काहिरा में इतिहास लिखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 से ज्यादा दुनिया के नेताओं के साथ गाजा सीजफायर एग्रीमेंट पर साइन किया है। ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ मिलकर इस सम्मेलन को लीड किया है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस पीस समिट में पहुंचे। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस पीस समिट में आए। ट्रंप ने इसे नए मिडिल ईस्ट की सुबह के साथ ही कहा कि यह दस्तावेज गाजा के भविष्य की नींव रखेगा। ट्रंप ने उन नेताओं की सराहना की जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। इस डील का मकसद यह है कि इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम और मानवीय राहत को बहाल करना।
मिस्र में गाजा पीस डील पर जहां हस्ताक्षर हुआ है, लेकिन इजराइल और न ही हमास इसमें शामिल हुए। दोनों ने ही इस समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। शांति प्रस्ताव पर साइन करने के बाद ट्रंप ने समझौते का आखिरी पेज प्रेस को दिखाया। इस पेज के ऊपरी हिस्से में लिखा है कि हर व्यक्ति को सम्मान, शांति और बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि यह इलाका ऐसा हो जहां कोई शांति और सुरक्षा में अपने सपने को पूरा कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी नस्ल का हो। इसके साथ ही हमास ने 2 साल से कैद में रखे आखिरी 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया। हमास ने 4 मृत बंधकों के शव भी रेड क्रॉस को सौंपे। इन 4 मृतकों में नेपाल के स्टूडेंट बिपिन जोशी का शव भी शामिल है। बिपिन जोशी नेपाल के एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे जो लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के तहत इजराइल गए हुए थे। बिपिन जोशी की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बिपिन जोशी हमले से 1 महीने पहले नेपाल से इजराइल पहुंचे थे, लेकिन जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन ही बिपिन को बंधक बना लिया गया था। जितने समय वो हमास की कैद में रहे, परिवार को उम्मीद थी कि वो जिंदा हैं, लेकिन हमास ने बिपिन का शव सौंपा है। बंधकों के ताबूतों को पहचान के लिए फॉरेंसिक संस्थान ले जाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक पहचान प्रक्रिया में 2 दिन तक का समय लग सकता है। मारे गए लोगों को लेकर लोग इमोशनल थे, लेकिन इस बात से वो संतोष जाहिर कर रहे थे कि कम से कम ये जंग रुक गई है जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसके बदले इजराइल ने 250 उम्र कैद पाए कैदी और 1700 बिना आरोप वाले फिलिस्तीनी बंदी छोड़े हैं। बसों से ये वेस्ट बैंक पहुंचे। इनकी रिहाई पर वेस्ट बैंक और गाजा में जश्न मनाया गया। दोनों ही तरफ इस डील के बाद खुशी का माहौल है। गाजा में मानवीय सहायता का फ्लो भी शुरू हो गया है। दुनिया भर से जो एड गाजा पहुंचने चाहिए वो पहुंचने लग गए हैं, जबकि इजरायली सेना गाजा सिटी और खान यूनिस जैसे अहम शहरों से आंशिक रूप से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हटने लग गई है। अब ये तस्वीरें आप देखिए गाजा पीस समिट की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बाकी नेताओं का स्वागत करते हुए नजर आए और खुद इस पीस डील को लीड करने के लिए पहुंचे। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक जंग को रुकवाने की कोशिश की, और आखिरकार वो जंग रुकी जो 24 महीने से लगातार जारी थी और जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए दुनिया भर में आज डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों को न्योता भेजा था। हालांकि भारत की तरफ से इसमें विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतह सीसी से भी मुलाकात की और कहा भारत का गाजा में शांति समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। समारोह के दौरान ट्रंप मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और दुनिया भर के नेताओं के साथ मंच पर मुस्कुराते नजर आए। समारोह के बाद राष्ट्रपति अल सीसी को उन्होंने ट्रंप को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से नवाजा। यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और एक मील का पत्थर बताया। सबसे पहले आपको बताते हैं गाजा पीस प्लान की खास बातें क्या हैं, उसके बाद बताएंगे मंच पर क्या क्या हुआ जो वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइंस बना है। पीस प्लान पर साइन होने पर आखिर क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है, ये जान लीजिए। दुनिया के नेताओं ने 20 देशों के नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। काहिरा सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाएगा, काहिरा पीस डील के नाम से इसे जाना जाएगा। काहिरा सम्मेलन ऐतिहासिक पल बन चुका है। सभी बंधक वापस लौट गए हैं। 4 शव भी हमास ने लौटाए हैं। वेस्ट बैंक गाजा में इस वक्त जश्न का माहौल है। ट्रंप ने इसे अविश्वसनीय डील करार दिया है। डील का मकसद फौरन युद्ध रोकना था। गाजा से आईडीएफ धीरे धीरे पीछे हटेगी। गाजा को आतंक मुक्त बनाने का मकसद है ताकि वहां के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया भर के देशों में अपनी भागीदारी के लिए। हमास के ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। सरकार में हमास की कोई एंट्री नहीं होगी, ना ही हमास कोई हथियार रख पाएगा। हमास का निशस्त्रीकरण जरूरी है। गाजा में शांति बोर्ड बनेगा और पुनर्निर्माण योजना बनेगी। यह बोर्ड विकास और सुधार करेगा और गाजा का खर्च उठाएगा। रक्षा के लिए फौज की तैनात की जाएगी। यह फौज अरब देश मिलकर बनाएंगे। सीमा सुरक्षा की मजबूती, गाजा में मानवीय सहायता और गाजा में रहने की आजादी सुनिश्चित की जाएगी। पीस समिट में साइन दस्तावेज को ट्रंप ने ऐसा करार दिया जो शांति योजना के नियम और ढांचे पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता आने वाले समय में गाजा में शांति बहाली की बुनियाद रखेगा। ट्रंप ने कहा सब खुश हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी तारीफ की और कहा कि मैंने पहले भी बड़े बड़े समझौते किए हैं, लेकिन ये तो रॉकेट की तरह उड़ान भर गया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा इस मुकाम तक पहुंचने में 3000 साल लगे।
यकीन कर सकते हैं और अब ये कायम रहेगा, यानी कि वो इजराइल और गाजा के परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, जो लगभग माना जाता है कि 3000 साल से चला आ रहा है। युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने में ट्रंप माहिर हैं, ये आप भी जानते हैं। वो कई बार दावे कर चुके हैं, दुनिया के कई युद्धों को उन्होंने रुकवाया है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अपनी छवि शांति दूत के रूप में दिखाना चाहते हैं, और जो हुआ भी, इजराइल की संसद में राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया। मिस्र में भी ट्रंप की इस कोशिश की तारीफ हुई, डील भी साइन हो गई, बंधक भी रिहा हो गए, यानी इस डील का पहला पन्ना पूरा किया जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। लेकिन अभी गाजा की खुशियां कैसे लौटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें पेच है। हमास को पहले ही पीस प्लान से कुछ पॉइंट्स में दिक्कत थी। इस प्रस्ताव में कैदियों की अदला बदली के अलावा यह शर्त भी शामिल है कि हमास पूरी तरीके से हथियार छोड़ेगा, हमास का निशस्त्रीकरण होगा और हमास वहां की सरकार में शामिल नहीं होगा। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर अभी भी हमास सहमत नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि युद्ध विराम के पहले चरण के बाद अभी किन चीजों पर पेच फंसा हुआ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पीस डील में सबसे पहले अगर बात की जाए तो पीस डील में हमास के सामने जो अहम शर्त है वो ये है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। हमास अपने साथ हथियार नहीं रख सकता, यानी डिसआर्मामेंट लागू किया जाएगा, जिसे हिंदी में निशस्त्रीकरण कहते हैं। डिसआर्मामेंट, हमास को हथियार सरेंडर करने होंगे। एक टीम गाजा में हथियार हटाने की निगरानी भी करेगी, यानी यह सब कुछ इजराइल के सुपरविजन में होगा। कभी सैन्य या हमला करने वाली चीजों को नष्ट किया जाएगा, जितने भी उनके पास आर्म एम्यूनिशन है सबको खत्म किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने इन शर्तों को अभी तक माना नहीं है, और जो हम आपको डे वन से बता रहे हैं, जब से ये पीस डील अमल में आया है, हमने आपको डे वन से कहा है कि हमास इन शर्तों पर राजी नहीं होगा कि वो अपने आर्म एम्यूनिशन सरेंडर कर दे और वहां की सरकार से भी निकल जाए। अब पीस डील के दूसरे फेज में हमास इसका विरोध कर सकता है। हमास के शासन को लेकर जो पेच है कि गाजा सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, यानी कि गाजा सरकार में अगर हमास की भूमिका नहीं होगी, फिर हमास की इतनी लंबी लड़ाई का क्या। हमास ने इस पॉइंट को भी अभी तक नहीं माना है, इस शर्त को भी नहीं माना है, और शर्त मानने पर हमास गाजा से पूरी तरह बेदखल होगा। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि फिलिस्तीन को एज अ नेशन कब पूरी दुनिया में मान्यता दी जाएगी। हालांकि दुनिया के कई देश फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान्यता देते हैं, लेकिन गाजा में अस्थायी अंतरिम प्रशासन की स्थापना कब होगी, सरकार कब बनेगी। गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी इसे। अभी ट्रंप ने इसे बोर्ड ऑफ पीस कहा है। प्रस्ताव में फिलिस्तीन के मुल्क बनने का जिक्र नहीं है, लेकिन लिबर्टी की बात कही गई है, और बंधकों को लेकर भी एक मतभेद है। हमास ने इजराइल से 7 लोगों की मांग की है। हमास उनकी रिहाई चाहता है, और ये हमास के लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, जो इजरायली जेलों में अभी भी बंद हैं, उनकी रिहाई हमास चाहता है। कहता है इन्हें आप फौरन रिहा कीजिए। यह भी डिमांड है हमास की तरफ से, लेकिन इनकी रिहाई को लेकर जो हमास और इजराइल हैं उनके बीच मतभेद बना हुआ है। अभी इस प्लान में यह सवाल भी खड़ा है कि आखिर फिलिस्तीन मुल्क कब बनेगा। युद्ध विराम समझौते का पहला चरण लागू हो चुका है, इसे पूरा भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि शांति समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत चल रही है, यानी बातचीत हो रही है। अब यह तो हुआ पूरा खाका आपके सामने कि पीस डील में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना बाकी है, और क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, और गाजा में और इजराइल में फिलहाल माहौल कैसा है। अब चलते हैं आगे कि इस मंच पर क्या क्या हुआ। इस मंच पर कई ऐसी चीजें हुई जिसने दुनिया भर में हेडलाइंस में जगह बनाई है, इसलिए हमने भी आपको यह बताना है कि यहां क्या क्या हुआ। अव्वल तो शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। उनके मुंह पर मोदी की तारीफ कर गए अमेरिकी राष्ट्रपति, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मौका था गाजा में अमन बहाली का, स्टेज सजा हुआ था, और स्टेज था मिस्र के खूबसूरत शहर शर्म अल शेख में। और यही वो एम्बैरेसिंग पॉइंट है जब शहबाज शरीफ अपनी 1.5 आंखों से ना हां कर पाए ना कर पाए, ताली बजाकर ओके ओके करके रह गए। यहां जब दुनिया के दिग्गज इकट्ठा हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा सवाल शहबाज शरीफ से पूछ दिया कि शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई।
शहबाज शरीफ के चेहरे पर ऐसे लग रहा है जैसे उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया गया है कि उनके चेहरे पर तोते उड़ रहे हैं। ये देखिए कैसे अचानक से शहबाज शरीफ जो है वो झेप जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जबरन उनके सामने उनको हामी भरनी पड़ रही है। क्या पूछा था डोनाल्ड ट्रंप ने, चलिए जानते हैं। पीस समिट में भले ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इंटरनेशनल मंच से ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर दी और पीएम को महान प्रधानमंत्री बताया। मिस्र के शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में भारत को महान देश और पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने उस दौरान पीछे खड़े शहबाज शरीफ की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। इस पर शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, उनके तोते उड़ गए। इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ऐसा ही है ना? ट्रंप ने शहबाज की तरफ देखकर भारत को सराहा तो उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। इस पर शहबाज शरीफ ना हां बोल पाए ना बोल पाए, ओके सर ही बोल पाए। राष्ट्रपति ट्रंप को शाबाशी देते हुए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने आज तो हद ही कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर से पहले तो नोबेल पीस प्राइज के लिए समिट किया और इसके बाद शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की चरणों में लेट गए। फिजिकली नहीं लेटे लेकिन शब्दों से तो लेट ही गए। जब मैं आपको उनका बयान सुनवाऊंगा, यानी कि शहबाज शरीफ का बयान बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की चरण वंदना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। शहबाज ने ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का फिर से झूठा क्रेडिट दिया। शहबाज के संबोधन में फिर 7 मई की घटना का जिक्र देखा गया, जब पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पोडियम पर आते हुए पीएम शहबाज ने शांति समझौते को हासिल करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद देना शुरू किया। क्या कहा, चलिए जानते हैं डिटेल से। उन्होंने कहा कि आज ट्रंप की कोशिशों से शांति आई है। यह सब राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में हुआ है। ट्रंप मैन ऑफ पीस हैं। मेहनत से दुनिया में शांति के लिए उन्होंने काम किया है। महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मैं नॉमिनेट करता हूं। दक्षिण एशिया में शांति स्थापित की और लाखों लोगों की जान बचाई। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं। अगर ट्रंप हस्तक्षेप नहीं करते तो युद्ध भयानक होता और शायद ये बताने के लिए कौन जिंदा रहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शहबाज की तारीफ से डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश हो गए। फिर उन्होंने पोडियम से जाने के लिए कह दिया, मानो यही सुनना चाहते थे वो। इसके अलावा इजिप्ट में हुई पीस समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची थी। शांति सम्मेलन से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कई किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी सम्मेलन में शिरकत करने वाली राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों में इकलौती महिला थी। सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने उनसे खासतौर पर मुलाकात की। इस वक्त इटालियन पीएम की चर्चा कुछ और ही कारणों से हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप वायरल हो गए। उनके बोलने के बाद जो मेलोनी का रिएक्शन था उस पर इंटरनेट यूजर्स ने जमकर मजे लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी की तारीफ में कसीदे पढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े हैं। इसी बीच वो इटली के प्रधानमंत्री को लेकर बातें करने लगते हैं। ट्रंप कहते हैं यहां पर एक युवा महिला है। आमतौर पर अमेरिका में जब किसी महिला को खूबसूरत कहा जाता है तो उनके राजनीतिक करियर का अंत मान लिया जाता है, लेकिन मैं ये चांस लेना चाहता हूं। इतना सुनकर मेलोनी पहले थोड़ा चौंक जाती हैं, हिचकिचाती हैं और फिर अपनी मुस्कुराहट रोकती हुई नजर आती हैं। इतने में डोनाल्ड ट्रंप पीछे मुड़ते हैं और सीधा मेलोनी से कहते हैं, मैंने तुम्हें खूबसूरत कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा क्योंकि तुम सुंदर हो। जब मेलोनी इस पर मुस्कुरा देती हैं तो ट्रंप उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अच्छा लगा। मेलोनी एकमात्र नेता थी जिन्हें गाजा समिट में ट्रंप के साथ खड़े 30 नेताओं में जगह दी गई। ट्रंप की तारीफ और मेलोनी का रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बातें की हो। वो इससे पहले भी ऐसे कई विवादों में रह चुके हैं जिससे कि उन्हें कोर्ट कचहरी और कानून का सामना भी करना पड़ा है। खैर, दूसरी तरफ मिस्र के राष्ट्रपति ने भी मेलोनी को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा जोरों पर है। शर्म अल शेख में हुई समिट में मेलोनी की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से हुई और तैयब एर्दोआन ने भी उनकी तारीफ की।
एर्दोआन ने सम्मेलन के दौरान मजाकिया लहजे में मेलोनी से कहा, आप बेहद अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की बातचीत काफी वायरल हो रही है और ये उस बातचीत का मजनून है। जब वो उनको उनके बैड हैबिट के बारे में, स्मोकिंग के बारे में कहते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी मुस्कुरा देती हैं। वहां पर फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद रहते हैं और ये वाकया कैमरे में कैद हो जाता है। इस बात पर हैरान होते हुए मेलोनी थोड़ा सा हंसती हैं। वो कहती हैं, मुझे पता है मैं किसी को मारना नहीं चाहती। कहा जा रहा है कि एर्दोआन धूम्रपान मुक्त विश्व बनाने के मकसद से आजकल नेताओं से शराब और सिगरेट छोड़ने की अपील करते नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद मेलोनी की सिगरेट की चर्चा और रिसर्च सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही है। मेलोनी ने अपनी बायोग्राफी में सिगरेट और स्मोकिंग हैबिट का जिक्र भी किया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जितनी बेहतरीन है और उतनी काबिल नेता भी हैं। उन्हें अपने खास स्टाइल, स्टेटमेंट और तौर तरीकों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें किसी भी मंच पर देखा जाता है वहां वो अपने खास अंदाज में नजर आती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। राइट विंग नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी एक ताकतवर नेता के तौर पर उभर रही हैं। दुनिया में उनकी धाक नजर आती है। मेलोनी ने एक यंग एज में राजनीति में एंट्री की थी और आज वो लोकप्रियता में कई बड़े नेताओं को, कई इंटरनेशनल लीडर्स को पछाड़ रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी के बारे में भी जल्दी से जान लीजिए। 2022 में वो इटली की प्रधानमंत्री बनी। 2014 से वो पार्टी का नेतृत्व संभाल रही हैं। 2012 में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। 2008 में सबसे कम उम्र में इटली यूथ मिनिस्टर बनी वो। 2006 से इटली की संसद की सदस्य रही हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ मेलोनी की ही तारीफ नहीं की है। ट्रंप अपने अनोखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने महिलाओं की तारीफ की है, जिसे लेकर काफी विवाद हो चुका है, जैसा कि हम आपके साथ अभी चर्चा भी कर रहे थे। कब कब विवाद हुआ? तुलसी गबार्ड की तारीफ कर दी। ट्रंप ने हॉटेस्ट इन द रूम कह दिया था तुलसी गबार्ड को। इस पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया था। ओबामा से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने पर तारीफ की और लोगों ने इस टिप्पणी को गलत बताया था। प्रेस सेक्रेटरी की तारीफ की। इससे पहले प्रेस सेक्रेटरी की तारीफ पे तो बहुत आगे निकल गए थे डोनाल्ड ट्रंप। कैरोलिन लेविट हैं प्रेस सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि कैरोलिन एक स्टार है और अब तक की सबसे बेहतरीन सचिव है, प्रेस सचिव। उनका चेहरा, दिमाग और होठ ऐसे हिलते हैं जैसे मशीन गन चल रही हो। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर काफी हंगामा भी हो गया। इससे पहले वो एक महिला रिपोर्टर की तारीफ कर चुके हैं। महिला रिपोर्टर की सोशल मीडिया पर तारीफ कर चुके हैं। इसके पहले अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की तारीफ कर चुके हैं। पैम को सुंदर और स्मार्ट बताया था उन्होंने। पैम मेरा राजनीतिक करियर का अंत कर सकती हैं, यह तक स्टेटमेंट दे दिया था। अमेरिका में अगर कोई नेता या सार्वजनिक व्यक्ति किसी महिला को सिर्फ दिखावट या शारीरिक आधार पर तारीफ करता है तो इसे असम्मानजनक माना जा सकता है। राजनीतिक या सार्वजनिक मंच पर ऐसा कहना पेशेवर नहीं माना जाता। इसलिए ट्रंप ने मेलोनी को भी ऐसा कहा कि मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। जिसके बाद इस तस्वीर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। यही वो पल है जब डोनाल्ड ट्रंप मेलोनी से बातचीत कर रहे थे और जब उन्होंने उनकी तारीफ की और तब उन्होंने मुस्कुराकर इसका रिप्लाई किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के इतर, ये सारी चीजें मंच पर तो चल ही रही थी, लेकिन इन सब के इतर पिछले 2 साल में गाजा में क्या हुआ? दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। बहुत गंभीर मामला है। गाजा पट्टी आज बारूद की त्रासदी में झुलसा हुआ इलाका है। तस्वीरें जरा मैं चाहूंगा आप इसे फुल स्क्रीन देखिए। 2 साल के बाद क्या हासिल हुआ इस जंग से? 2 लाख टन विस्फोटक बरसाए इजराइल ने। यह इतना बारूद है जो 13 परमाणु बम के असर के बराबर है। हमास की जिद की कीमत गाजा को चुकानी पड़ी है। मैं तो कहता हूं, गाजा के लोगों से कहता हूं कि वो हमास के लोगों से भी सवाल करें। अगर वो इजराइल से सवाल कर रहे हैं, अगर वो अमेरिका से सवाल कर रहे हैं,
तो वो हमास के लोगों से भी सवाल पूछें, क्योंकि हमास की जिद की कीमत क्या होती है। एक एक इंच इलाका, जर्रा जर्रा आप देख सकते हैं, वो बारूद ने मटिया मेट कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमास ने 2023 में वो लड़ाई छेड़ी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो आतंकी हमला किया जिसके शब्दों में जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई है, 2025 की नई रिपोर्ट है, रिकंस्ट्रक्शन इंडेक्स ऑफ गाजा। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के मुताबिक आज गाजा रहने लायक नहीं है। गाजा में पुनर्निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है। यूएनडीपी की रिपोर्ट यह कहती है कि तबाही में 1,05,800 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हुई हैं। हर 10 में से 8 इमारतें खंडहर हैं। 90% आबादी के घर या तो ढह गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं। 95% से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। गाजा में अब 6 करोड़ टन से अधिक का मलबा फैला हुआ है। यह सीरिया के एलेप्पो युद्ध के दौरान हुए विनाश से 3 गुना ज्यादा है। मलबा हटाने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जो फिलिस्तीन की सालाना जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है। और यही नहीं, इसमें अगला फैक्ट जो है वो आपको चौंका सकता है। सिर्फ मलबा हटाने में ही 12 से 15 साल का वक्त लग सकता है, और तब जाकर नए निर्माण की शुरुआत की संभावना है। इसलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि रीबिल्डिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल है, पुनर्निर्माण एक चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी WHO और UNRWA की अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1,52,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 1.8 लाख मौत की पुष्टि हुई है और 43,000 से अधिक लोग या तो मलबे में दबे हुए हैं अभी भी, या फिर वो लापता हैं। घायलों की संख्या लगभग 3.25 लाख, जिनमें 60% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। और उसी गाजा को बसाना एक बड़ी चुनौती है। पीस डील तो हो गई है, चलिए फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है, लेकिन अब गाजा बसेगा कैसे? यह प्रक्रिया किसके पास है? इसका खाका किसके पास है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो गाजा भी पूछ रहा है, फिलिस्तीन भी पूछ रहा है और पूरी दुनिया जानना चाह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक अफ्रीकी देश मैडागास्कर की, जहां की तस्वीरों ने दुनिया को बेचैन किया है। यहां भी जेनजी आंदोलन देखने को मिला है और विद्रोह की आग इस कदर भड़की है कि तख्ता पलट की नौबत तक आ गई। यहां तक कि लीडर्स को देश छोड़कर भागना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, यह मैडागास्कर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। अपने अंदाज में ये युवाओं का प्रोटेस्ट मैडागास्कर की हर गली चौराहे पर देखने को मिल रहा है। युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मैडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने देश छोड़ दिया है, ठीक वैसा ही जैसे नेपाल में हुआ था। मैडागास्कर में पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर से देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। मैडागास्कर के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट है वो कई जगह तक फैल चुका है, जिसे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सड़क पर आगजनी हो रही है, युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और जगह जगह बैनर लेकर, तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडागास्कर के में देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जिनजीज का आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि अब कंट्रोल नहीं आ रहा और विद्रोह को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अपनी बनाई सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म नहीं होता और आंदोलन खत्म होने की जगह सेना का वही गुट बागी हो जाता है जिसने 16 साल बाद उसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया था। सेना का यह गुट पूरी सेना पर कब्जा कर लेता है। नया आर्मी चीफ चुन लिया जाता है। अब उस देश में हालात ये हैं कि राष्ट्रपति को जान बचाने के लिए देश छोड़कर ही निकलना पड़ा है। नेपाल और बांग्लादेश के बाद मैडागास्कर में भी तख्ता पलट हो चुका है। कई हफ्तों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद
मेडागास्कर के राष्ट्रपति एनरी राजोएलिना देश छोड़कर जा चुके हैं और इसी तरह राजोएलिना जिंजी आंदोलन की भेंट चढ़ने वाले वर्ल्ड लीडर की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। लेकिन यह मामला बिगड़ा कहां से, यह जानना जरूरी है। राष्ट्रपति एनरी राजोएलिना की स्थिति तब कमजोर हो गई जब उन्हें अपनी सेना की सबसे ताकतवर स्पेशल यूनिट कैप्सैट का समर्थन खोना पड़ा। यह वही यूनिट थी जिसने साल 2009 में हुए तख्ता पलट के दौरान राजोएलिना को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था। यह यूनिट राजधानी एंटानानारिवो में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ जा मिली। सैनिकों ने साफ साफ कह दिया कि वह प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे। इसके बजाय उन्होंने खुद ही प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी और राजधानी के मुख्य चौक पर उन्हें घेरकर सुरक्षा भी प्रदान की। स्थिति इतनी बदल गई कि कैप्सैट ने घोषणा कर दी कि अब वो सेना का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं। इसके बाद कैप्सैट के ऑफिसर राजधानी एंटानानारिवो के एक चौक पर प्रदर्शनकारियों के साथ आए और राजोएलिना और सरकारी मंत्रियों से पद छोड़ने की मांग कर दी। प्रदर्शनकारियों में जेनजी की बड़ी संख्या है जो लंबे समय से बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से नाराज थे। लेकिन सेना के साथ ने राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले दावा किया था कि सेना तख्ता पलट कराना चाहती है। चलिए सबसे पहले आप मेडागास्कर के इस राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। एनरी राजोएलिना नाम है इनका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2009 में ये सत्ता पर काबिज हुए थे, वो भी सेना की मदद से। सेना ने ही इन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था। 2009 में सत्ता के शीर्ष पर ये काबिज हुए। सैन्य तख्ता पलट के जरिए ही पूर्व राष्ट्रपति को हटाया गया। फिर 2009 से 2014 तक राष्ट्रपति रहे। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत हासिल की और 2019 को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 2007 से 2009 तक मेयर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति राजोएलिना ने 2014 में फ्रांसीसी नागरिकता हासिल की थी। अक्टूबर 2025 में उन्हें एक फ्रांसीसी सैन्य विमान से देश के बाहर ले जाया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि बात अगर मेडागास्कर की करें तो वहां तख्ता पलट का इतिहास कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। 1960 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद यहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर रही हैं। सत्ता पर कब्जा करने के लिए बार बार सेना और राजनीतिक नेताओं के बीच संघर्ष हुआ है। देश में अब तक 4 बार तख्ता पलट किया जा चुका है। कभी सेना ने चुनी हुई सरकार हटाई तो कभी नेताओं ने विरोधी दलों को सत्ता से बाहर करने की कोशिश की। कब कब तख्ता पलट हुआ, ये 4 बार तख्ता पलट का इतिहास क्या कहता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताते हैं। 1975 राष्ट्रपति फिलिबर रैमा को हटाकर डिडियर रेट्राजा ने सत्ता संभाल ली। फिर सैन्य तख्ता पलट के जरिए शासन पर कब्जा किया 1975 की बात। फिर 1991 आ जाइए। हालांकि 1975 में देश में समाजवाद सरकार की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1991 में विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति एनरी राजोएलिना को सत्ता से हटना पड़ा। उसके बाद 1993 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और नया राष्ट्रपति चुना गया। फिर 2002 का चुनाव आया, लेकिन 2002 का चुनाव काफी विवादित हो गया। मार्क रावलोमाना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली 2002 में। फिर 2009 आया। 2009 में राष्ट्रपति मार्क रावलोमाना को हटाकर एनरी राजोएलिना ने सत्ता संभाली। तब भी तख्ता पलट हुआ था। इसके पीछे विरोध प्रदर्शन और सेना का समर्थन था। तब एनरी राजोएलिना ने सत्ता हासिल की थी तख्ता पलट के जरिए। और 2009 के बाद आज की तारीख है, मेडागास्कर में एक बार फिर से तख्ता पलट हो चुका है। सेना की कैप्सैट यूनिट ने विद्रोह किया। एनरी राजोएलिना देश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन मेडागास्कर के बारे में अगर आप जानेंगे, 1960 में आजादी के बाद से यह देश अभी तक उभर नहीं पाया है। मेडागास्कर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। आज भी वहां की स्थिति बेहद नाजुक है। 2025 की बात करें, मेडागास्कर की जीडीपी लगभग 18.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। लगभग 3/4 लोग अब भी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो मेडागास्कर की लगभग 75% की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी दर 65% है।
मेडागास्कर की अर्थव्यवस्था दशकों से ठहराव और गिरावट का सामना कर रही है। साल 1960 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद से लेकर 2020 तक देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी 45% तक घट गई है। मेडागास्कर की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है और अर्थव्यवस्था कृषि और खनिज पर, माइनिंग पर आधारित है। लेकिन गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं इस प्रगति को धीमा करती हैं। बात वहां की इकोनॉमी की करें तो वो एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म, फिशिंग और मरीन प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। कृषि वहां की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। वहां की चावल, वहां की वनीला, वहां की कॉफी, चाय, मकई, टमाटर मेन फसल है और 2/3 आबादी इसी पर निर्भर करती है। देश की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद बारी आती खनिज और खनन की। खनिज निर्यात से देश को बड़ी आमदनी होती है, जिसमें कोबाल्ट निकलता है, निकल निकलता है, टैंटालम नाम का एक प्रोडक्ट खनिज निकलता है। इसके अलावा हीरा और सोना भी इस देश में पाए जाते हैं। फिर बात आती है टूरिज्म की। होटल उद्योग से भी ठीक ठाक आमदनी है। कई लोगों की रोजगार चल जाती हैं और कई लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पर्यटन से रोजगार तो मिलता ही मिलता है, विदेशी मुद्रा भी मिल जाता है। फिर आती है बारी फिशिंग की। तटीय इलाकों में आमदनी और स्थानीय खपत निर्यात के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है फिशिंग। अप्रैल 2025 में मेडागास्कर ने आयात पर 47% का भारी टैरिफ लगा दिया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। अगस्त 2025 तक इसे घटाकर 15% किया गया, लेकिन इसका फायदा नहीं हो पाया। मेडागास्कर में एजुकेशन और मेडिकल सेवाओं की पहुंच बहुत कम है, जिससे विकास काफी प्रभावित होता है और गरीबी बनी रहती है। मेडागास्कर में प्रदर्शन क्यों हुए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये प्रदर्शन बिजली कटौती और पानी को लेकर शुरू हुए थे। अब बिजली में कटौती क्यों हुई जिससे प्रदर्शन शुरू हुआ, आइए देखते हैं। देश में कहते हैं बिजली बनाने के पावर प्लांट बहुत कम बने हुए हैं, जिससे कि सफिशिएंट बिजली नहीं मिल पाती है। क्षमता बढ़ाई जाए तो भाई पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो पावर बढ़े कैसे? बिजली प्रणाली जो है, यानी कि बिजली बनाने का जो सिस्टम है, वो बहुत पुराना है, यहां पर खराब भी है और रख रखाव भी ठीक नहीं है। तार, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन समय समय पर टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे नियमित बिजली सप्लाई बाधित होती है। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं से भी इस देश को दो चार होना पड़ता है। मेडागास्कर में अक्सर सूखा, बाढ़ और तूफान आते रहते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट सूखे या बाढ़ के कारण बिजली नहीं दे पाते हैं। सरकार के पास सुधार के लिए और निवेश के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। शहरों में उद्योग और घरों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। उत्पादन और आपूर्ति में इसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा है। उत्पादन इतना है तो आपूर्ति यानी डिमांड इतनी है, सप्लाई और डिमांड, और इसी वजह से बिजली में बार बार कटौती होती है। वहीं पानी की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश में। सूखा, ड्रॉट अक्सर यहां देखा जाता है, जिससे नदी और जलाशयों में पानी कम हो जाता है। शहरों और गांवों में पानी आपूर्ति के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। पानी परियोजनाओं में निवेश की कमी है, जिस वजह से मेडागास्कर में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। पैसा नहीं होने के चलते लोग महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सरकार सुविधाएं दे नहीं पा रही है। इसके साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं, जिसके बाद लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाता है, गुस्सा व्याप्त हो जाता है, और इसी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। अगली खबर की बात करते हैं, चलते हैं जापान। क्या आपने कोविड का नाम सुना है? क्या आपको कोविड महामारी का वो दौर याद है? जाहिर सी बात है कि हमें से कोई भी व्यक्ति कोविड के उस 2 साल को नहीं याद करना चाहेगा, 2 से 3 साल को। वो इंसानी सभ्यता, इंसानी दुनिया के बीच एक ऐसा वक्त था जिसने सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों को पहुंचाया। लेकिन आज वर्ल्ड नाउ में हम उस वायरस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जापान से एक ऐसी खबर आई है जो परेशान कर रही है। जापान में एक वायरस की दस्तक हुई है और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि क्या जापान में कोरोना वायरस लौट आया है।
आज से 5 साल पहले 2020 की तस्वीर याद कीजिए। उसकी दहशत पूरी दुनिया ने देखी थी। चीन से निकला एक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और लाखों लोगों की जिंदगी ले लिया। इसी तरह जापान में इस वक्त एक वायरस पनप रहा है और यह वायरस लगातार जापान में बढ़ रहा है। यह कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि जापान सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। कुछ लोग तो बता रहे हैं लॉकडाउन जैसे भी हालात हैं। इस वायरस के सिम्टम बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। तेजी से फैलते इस वायरस पर दवाएं भी बेअसर हैं। 3 अक्टूबर से अब तक इस वायरस की चपेट में 4000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस नए रोग की वजह से अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही। सवाल यही है कि क्या यह वायरस पूरी दुनिया में किसी नई महामारी की शुरुआत तो नहीं कर देगा? जापान में फैला यह वायरस क्या है, कैसा है, कितना खतरनाक है, इसको जानने की आवश्यकता है। दरअसल जापान में इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ है। आप कहेंगे इसमें कुछ नयापन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस ठीक नहीं हो रहा है। इसे सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द के लक्षण पाए जा रहे हैं और ये एयरबोर्न डिजीज यानी कि हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अब तक 4 से 6 हजार लोग इसके शिकार बताए जा रहे हैं। यामागाटा शहर में वायरस का सबसे ज्यादा असर है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4 गुना मरीज तक बढ़ गए हैं। सरकार ने वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, चाइल्ड केयर में अस्थायी रूप से लॉक लगा दिया गया है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यानी साफ है, ये वायरस जापान में तेजी से पैर पसार रहा है। कम वक्त में ज्यादा लोग इसके शिकार हो रहे हैं। अस्पताल के वार्ड में मरीजों से पटा पड़ा अस्पताल नजर आ रहा है। ओकिनावा, टोक्यो और कागोशिमा शहर प्रभावित बताए जा रहे हैं। वैसे जापान में फैल रही ये बीमारी कोई नई नहीं है। फ्लू हर साल फैलता रहता है। जापान में आमतौर पर फ्लू का प्रकोप नवंबर या दिसंबर के अंत तक शुरू होता है, लेकिन इस बार यह सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही शुरू हो गया। देश के 3000 अस्पतालों में 6000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जिसने हेल्थ इमरजेंसी बना दी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस साल फ्लू के संक्रमण की शुरुआत न केवल जल्दी हुई है, बल्कि असामान्य तरीके से फैल रहा है। मतलब इससे पहले फ्लू लोगों में होता था, लेकिन इस गति से नहीं फैलता था जिस गति से इस बार फैला है, और इसे बहुत असामान्य बता रहे हैं। हालांकि बदलती वैश्विक स्थितियों में क्या ये न्यू नॉर्मल माना जा सकता है, इसके ऊपर डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ही कुछ जवाब दे सकते हैं। जापान के इस वायरस को लेकर इसलिए भी डर का माहौल है क्योंकि ये कोरोना की तरह फैलता है। इसमें खांसी, सिरदर्द, बुखार, गला दर्द लोगों को शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए सरकार लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रही है। और आपको पता होगा कि एहतियात क्या क्या बरतने हैं। मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, इन सब चीज़ों के हम तो आदी रहे हैं। इतना प्रैक्टिस हम दोबारा से अमल में ला भी सकते हैं। वैसे ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे कि ये वायरस हमारे देश में दस्तक दे। तो इस इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए क्या क्या कहा जा रहा है? जापान में कहा जा रहा है कि भाई फ्लू का टीका लगवा लें, जो आपको इस नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट करता है और अपने आप को मजबूत बनाता है। पिछले वायरस से अपग्रेडेड वायरस सामने आता है, जिससे कि लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस बार भी मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बार बार हाथ धोने की सलाह भी दी जा रही है कि भाई आप समय समय पर हाथ साफ रखें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और अगर मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क कर लें। जापान के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में यह दूसरी बार हुआ है जब किसी साल इन्फ्लुएंजा इतनी तेजी से प्रकोप बनकर सामने आया है। जापान में 22 से 28 सितंबर के बीच 4000 से ज्यादा लोगों का फ्लू का इलाज किया गया है, जो प्रतिदिन निगरानी वाले चिकित्सा संस्थान में औसतन 1.04 मरीजों के बराबर है, जो महामारी की सीमा को पार कर गया है। जापान के ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है।
ठीक वैसा ही जैसा हम कोविड के दरमियान प्रैक्टिस करते थे, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, वर्क फ्रॉम होम की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, मास्क की बात हो या फिर डॉक्टर के पास जाने की बात हो। लेकिन सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि कई देशों में इन्फ्लुएंजा फ्लू ने इस वक्त कहर बरपाया हुआ है। हाल के हफ्तों में सिंगापुर, थाईलैंड और भारत में भी फ्लू के मामले बढ़े हैं। इन्फ्लुएंजा फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित मरीज कम उम्र के ही हैं। ये फ्लू मरीजों में बुखार, खांसी और गले में खराश से शुरुआत इसकी मानी जाती है और देखते ही देखते पूरे शरीर को कमजोर बना दे रहा है। इस कारण कई देशों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है। 2020 का वो दौर भी था, दुनिया ने लॉकडाउन देखा था, पूरी दुनिया थम गई थी, सड़कें खाली थी, लोग डरे हुए थे, अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। सबसे पहले कोरोना चीन के वुहान से आया था और फिर दुनिया भर में फैलता चला गया। पूरी दुनिया थम गई। भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और कई अन्य देशों ने लॉकडाउन का सामना किया। दुनिया की तमाम देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई। जापान की ही बात कर लीजिए। साल 2020 में जापान की अर्थव्यवस्था लगभग 4 से 5% सिकुड़ गई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट थी। बेरोजगारी दर में 2.2% से लगभग 3% का इजाफा देखा गया। आपको यह भी याद होगा कि ओलंपिक भी पोस्टपोन करना पड़ा था। इसके साथ ही दुनिया में कई एमएसएमईज, छोटे बिजनेस बंद हो गए थे, कई लोग बेरोजगार हुए थे। भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 24% की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एमएसएमई पर बहुत डिपेंड करती है। पूरे साल की वृद्धि दर लगभग 7.3 थी। अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23% तक पहुंच गई थी। हालांकि फिर भारत ने कोरोना वैक्सीन का इजाद किया, आविष्कार किया और न सिर्फ अपने देशों को टीका लगाया बल्कि हमने दुनिया भर में सप्लाई किया, वो भी फ्री में। दुनिया के कई देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई। दुनिया भर के देशों को लगभग 16.3 करोड़ यानी कि 163 मिलियन डोज कोरोना वैक्सीन भेजी थी। ये पहल 20 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी। लेकिन अब जब जापान, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में इन्फ्लुएंजा के नए मामले देखे जा रहे हैं और मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं, संक्रमण रेट भी ज्यादा है, तो एक बार फिर से दुनिया अलर्ट पर है। और आप भी अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ में एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी की। आजकल चांदी की चांदी हुई पड़ी है कि नहीं बताइए? आपको भी लग रहा होगा कि भाई चांदी को आखिर क्या हो गया। सोने की चर्चा तो होती है लेकिन चांदी भी कम नहीं है। हो भी क्यों ना, यह हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। गोल्ड में आई तेजी हर किसी को हैरान कर रही है। चांदी की तेजी भी चौंका रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, बड़े निवेशक और आम आदमी भी सोना चांदी में पैसे लगा रहा है। सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के करीब पहुंच गई है। चांदी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार चांदी की कीमत 1,90,000 रुपए प्रति किलो पार कर गई है। लेकिन इसके बाद भी चांदी की डिमांड खूब है। इस साल अब तक सोने की कीमत 47,993 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,24,155 रुपए का हो गया है। चांदी का भाव भी इसी दौरान 89,308 रुपए था, जो कि 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,90,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। पूरी दुनिया में जब सबसे कीमती धातुओं की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है सोने और चांदी का। भारत में तो इन धातुओं को न सिर्फ जेवरातों के लिए बल्कि निवेश और परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली से पहले सोना चांदी की खरीदारी का खास महत्व होता है। यही वजह है कि बीते दिनों सोने और चांदी की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखी गई है। सोने और चांदी सिर्फ गहने या शौक की चीजें नहीं है, बल्कि किसी भी देश की ताकत, सुरक्षा की सबसे बड़ी निशानी माने जाते हैं। इन्हें गोल्ड रिजर्व या स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। हर देश का केंद्रीय बैंक इन्हें अपने खजाने में जमा करके रखता है। जब देश में कोई बड़ी आर्थिक मुश्किल आती है या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यही सोना और चांदी काम आते हैं। इन्हें देखकर ही पता चलता है कि कौन सा देश वित्तीय रूप से कितना मजबूत है। दुनिया के कुछ देशों ने इन कीमती धातुओं को इतना ज्यादा जमा कर रखा है कि वो बाकियों से बहुत आगे निकल गए हैं। सोने के रिजर्व के मामले में एक देश है जिसे कोई चुनौती नहीं दे पाया है और वो है यूएसए। हालांकि इसको लेकर अब कई दूसरी थ्योरीज भी दी जाती हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज भी दी जाती हैं, कई विवादित बयान भी दिए जाते हैं।
वैसे अमेरिका कहता है कि अमेरिका दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खजाना रखता है, लेकिन अब ये कंट्रोवर्शियल है। खैर, इस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन कितना दावा है ये बता देते हैं आपको। अमेरिका के पास लगभग 8,133 मीट्रिक टन सोना है। ये सोना उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और डॉलर को मजबूती देते हैं। अमेरिका दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खजाना रखता है। और आपको बता दें, यूरोप की ये बड़ी शक्ति दूसरे लिस्ट पर है, जिसमें नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी के पास लगभग 3,350 मीट्रिक टन सोना जमा है। ये दोनों यूरोपीय देश क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, जिनके पास 2,450 मीट्रिक टन सोना है। रूस की अगर बात की जाए तो रूस के पास लगभग 2,333 मीट्रिक टन सोना है। और छठे नंबर पर है भारत, जो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। भारत के पास 900 मीट्रिक टन सोना रिजर्व है। लेकिन अगर भारत के घरों में जो सोना मौजूद है उसको भी अगर जोड़ लिया जाए या किसी तरह से उसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम रूस या फिर उसके बाद जर्मनी के बराबर लगभग पहुंच सकते हैं। खैर, बात सिल्वर की करें तो चीन चांदी के भंडार के मामले में दुनिया में सबसे आगे। अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू भी आगे है। पेरू की बात की जाए तो यहां करीब 1,40,000 टन से ज्यादा चांदी का भंडार मौजूद है। पेरू के हुआरी इलाके में स्थित एंटामिना माइन दुनिया की सबसे बड़ी चांदी खदानों में गिनी जाती है। यही वजह है कि पेरू को सिल्वर किंग यानी चांदी का राजा भी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सोने की कीमत बढ़ क्यों रही है। इसके पीछे एक नहीं कई लॉजिक दिए जा रहे हैं, कई तर्क हैं। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने लगातार तीसरे साल 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। इससे उन्हें अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है। सेंट्रल बैंक पिछले 15 साल से गोल्ड के नेट बायर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें काफी तेजी आई है और इस वजह से इसमें इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे कई और दलीलें दी जाती, कई और रीजन गिनवाए जाते हैं, जिस पर हम कभी और डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा और वक्त निकालकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। चूंकि वक्त सीमित है तो इसलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की, जिसमें हमारा आज का सवाल है, जॉर्जिया मेलोनी कौन है? ऑप्शंस है इटली की पीएम ए, बी फ्रांस की पीएम। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर और सही जवाब देने वाले विजेता को दिया जाएगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में अब बारी है कल के विनर की नाम की। कल के विनर बने हैं मान सिंह नेगी, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से, पंजाब से। मान सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप जीत चुके हैं क्विज कॉन्टेस्ट। आपको जल्द ही दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से एक शानदार इनाम।